तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी भयानक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जो कि वहाँ के एक रियल अर्बन लेजेंड यानी कि वेवे गोम्बल से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको देखने में मजा आएगा। इस मूवी का नाम है मार्नी द स्टोरी ऑफ वेवे गोम्बेल। वेवे गोम्बेल यहाँ पर बेसिकली एक विच है, जिसके बारे में मैंने एंड में एक डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो उसको जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बिली क्रिश्चियन ने। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10। और चैनल के ऊपर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां पर हम एक घर को देखते हैं जिसके अंदर एक लेडी रोते रोते प्रेयर्स कर रही थी। उसका बेटा पास में ही बैठा हुआ था और बाहर से कुछ लोगों की आवाजें उसे सुनाई दे रही होती हैं, जिन्हें वो देखने जाता है। तो बाहर से गांव के सभी लोग गुस्से में एक लेडी को मारते पीटते हुए लेकर जा रहे थे। वो बच्चा उस लेडी को देखकर कहता है कि ये तो मिस मार्नी है, और उसकी मदर भी उस लेडी को देखकर दुखी हो जाती है। साथ ही साथ वो लेडी मतलब की मार्नी भी उसे देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर हम दुख साफ देख सकते हैं, जिससे एक बात तो साफ समझ आती है कि उन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था। अब लोगों की भीड़ मार्नी को घसीटते हुए जंगल तक लेकर आती है, जहां पर वो उसे एक पेड़ के पास लाकर छोड़ देते हैं। और एक लेडी भी इस भीड़ में शामिल थी जिसके पास एक बच्चा था, और मार्नी उससे कहती है कि वो उसका बच्चा वापस कर दे। अब वो दुखी होकर सबसे यही कहती है कि जो वो आज फील कर रही है, जो उसे दुख महसूस हो रहा है, तो समय आने पर सबको वही फील करना होगा। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। वो अपने बच्चे के लिए मिन्नतें करती है, गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता, और अब उसे उस पेड़ पर ही लटका कर खत्म कर दिया जाता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। खैर अब यहाँ से कहानी आती है सीधा 2024 में, जहाँ पर हम रायू नाम की एक लेडी को अपने बच्चों के साथ देखते हैं, जो कि इसी गांव में रहने के लिए आई हुई है। अब उसने गांव के ही हेडमैन का घर रेंट किया है, जिसे वहां तक ड्रॉप करने एक आदमी जा रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी खराब होने से वो लोग रास्ते में ही फंस जाते हैं। अब इसी बीच वहां पर खुद हेडमैन बादरी वहां से गुजर रहे होते हैं, जो कि उन लोगों से मिलते हैं, और रायू उनसे बात करती है। अब वो अपनी बड़ी बेटी अनीशा और छोटे बेटे आन को भी उनसे मिलवाती है, जहाँ पर आन थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड है। अब वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं और हेडमैन उन्हें घर दिखाने ले जाता है, जहाँ पर वो अपने बारे में बताती है कि उसके हस्बैंड से वो अब अलग हो चुकी है और आन को पालने की जिम्मेदारी अब उनकी ही है, लेकिन अभी वो रायू के पास रह रहा है। वो ये भी बताती है कि उसका हस्बैंड इसी गांव से बिलोंग करता है, और अभी वो कुछ काम से यहाँ पर रहने आई है, जो कि उन्होंने पहले भी प्लान किया था। अब बादरी उसे पूरा घर दिखाता है, जो कि उसकी माँ का ही घर है। और जब वो ये पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों नहीं रहते, तो वो ये बताता है कि उसकी बीवी अब बूढ़ी होती जा रही है, जिसे इतना बड़ा घर साफ करने में संभालने में दिक्कत आती है। खैर इसी बीच हम अनीशा को देखते हैं, जो कि यहाँ वहाँ घूमकर घर को देख रही थी, और उसे सब जगह अजीब से चार्म्स लटके हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें वो थोड़ा देखती है। और एक रूम के कबर्ड से उसे कुछ आवाज भी आती है, लेकिन वो ये समझ जाती है कि ये उसका भाई आन है, जो कि उसके साथ में मस्ती कर रहा था। खैर वो भी उसे मस्ती में अंदर बंद करने लगती है, और वो दोनों खेलते खेलते बाहर चले जाते हैं। लेकिन पीछे से हम उस कबर्ड के दरवाजे को अपने आप बंद होता देखते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ थी। खैर थोड़ी देर के बाद में बादरी यहाँ से निकल जाता है, और अनीशा अपने रूम में जाकर अपनी फ्रेंड पॉप से बात करती है, जिसको वो ये बताती है कि उसकी माँ को यहाँ पर उनके बिजनेस के लिए एक इन्वेस्टर मिला है, और उसके लिए ही यहाँ पर वो आए हैं, क्योंकि उन पर कुछ कर्ज हैं जो कि उन्हें अभी जल्दी खत्म करने पड़ेंगे। अब बात करते करते वो ऊपर रूफ को देखती है, जहाँ से एक टाइल हटी हुई थी, जो कि काफी अजीब बात है। और अब तभी उसका फोन भी अचानक ग्लिच करने लगता है, जिससे कि कॉल कट हो जाता है। अब शाम को वो प्रेयर्स करने लगते हैं कि तभी उसे कबर्ड के अंदर बहुत जोर से किसी के खटखटाने की आवाज आने लगती है। अनीशा को लगता है कि आन फिर से उसे परेशान कर रहा है, तो वो उसे अंदर बंद करने लगती है, लेकिन तभी आन बाहर से वहां पर आता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर वो बाहर था तो इसके अंदर क्या है। खैर अब वो इसे अभी के लिए भी नजरअंदाज करके खाना खाने चली जाती है, यानी कि डिनर करने के लिए, जहाँ पर आन अपना खाना नहीं खा रहा था, और एक साइड वॉल पर इशारा करके ये बोलता है कि उन्हें खाना दे दो, उन्हें खाना खिला दो। अनीशा कहती है कि वहाँ कोई नहीं है और सिर्फ एक सिलाई मशीन रखी है, वो खाना नहीं खाएगी। लेकिन जब वो उस साइड देखता है तो उसे भी वो जगह खाली ही दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाता है, यानी कि यहाँ पर उसे कुछ ना कुछ दिख रहा था। और यहाँ पर ऐसा क्या ही था जो कि वो इतना ज्यादा डर गया। एनीवेज अब वो खाना फेंक कर अंदर भाग जाता है, और उस पर उसकी माँ रायू बहुत गुस्सा करती है, जिससे कि हमको समझ में आता है कि वो इससे इतनी ज्यादा अटैच्ड नहीं है, या फिर वो उससे इतनी परेशान हो चुकी है, जिससे अनीशा ये कहती है कि वो उसका ख्याल रख लेगी। खैर अगले दिन अनीशा और उसका भाई आन मार्केट जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में कुछ लड़के उसको छेड़ने लगते हैं, और गुस्सा करने पर वो उस पर हावी होने लगते हैं। लेकिन तभी तामा नाम का एक लड़का आकर उन्हें वहां से भगा देता है। वो तामा को शुक्रिया कहती है और अपने बारे में बताती है कि वो यहाँ पर
अभी अभी नई आई है, जिस पर वो ये कहता है कि वो घर उसका ही है और वो हेडमैन बादरी का बेटा है। उससे थोड़ी बहुत बात करके वो आगे मार्केट में निकल जाती है। यहाँ पर वो कुछ सामान लेती है और शॉपकीपर से थोड़ी बहुत बात करती है, हंसी मजाक करती है कि तभी वो उसकी शॉप पर भी वही चार्म्स लटके हुए नोटिस करती है जैसे कि उसने अपने घर पर देखे थे। और तभी हम देखते हैं कि घर पर रायु जो होती है वो उन्हीं चार्म्स को निकाल कर कचरे में जाकर जला देती है, जो कि मेरे ख्याल से उसे नहीं करना चाहिए था। खैर थोड़ी देर के बाद में अनीशा एक झील के किनारे जाती है जहाँ पर वो पॉप से बात करती है और कहती है कि उसने अभी स्कूल ज्वाइन नहीं किया और वो अगले सेमेस्टर में स्कूल ज्वाइन कर लेगी। तब तक वो घर पर रहकर आन का ही ख्याल रखेगी। वो आगे कहती है कि रायु आन को अपने साथ रखना नहीं चाहती, उसके डैड के ऊपर वो जिम्मेदारी छोड़ रही है, लेकिन आन अनीशा से दूर नहीं रह सकता जो कि रायु के साथ रहेगी। यानी कि बेसिकली यहाँ पर दोनों बच्चों को अलग अलग रखा गया था। अब बातें करते करते वो नोटिस करती है कि उसका भाई गायब है, जिसे वो ढूंढने लगती है तो उसे वो एक पागल लेडी के साथ बैठा दिखाई देता है जो कि उसे फ्लावर क्राउन पहनाकर उसके साथ खेल रही थी और वो उसे वो चार्म भी देती है। लेकिन अब तक अनीशा आकर आन को वहां से ले जाती है। वो दोनों अब घर आ जाते हैं और शाम हो जाती है, जहाँ पर हम गाँव के लोगों को अपने बच्चों को जल्दी जल्दी घर ले जाता हुआ नोटिस करते हैं। मतलब की इस गाँव की शाम में कुछ तो दिक्कत थी। अब हम घर पर आन को देख पाते हैं जो कि खेल रहा होता है कि तभी कोई लेडी मेन दरवाजे पर दस्तक देती है और अस्सलाम वालेकुम कहती है। वो की होल से झांक कर देखता है तो बाहर एक लेडी खड़ी हुई थी और वो फिर से दरवाजा खटखटाने लगती है, जिससे वो डर जाता है। लेकिन तब तक वहां पर अनीशा आ जाती है, जिससे डर के मारे वो उसे हक कर लेता है। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि यहाँ पर आन घर पर नहीं होता, बल्कि वो उसी स्टॉप पर खड़ा था जहाँ पर वो लेडी थी और उसने उसे अनीशा समझकर ही हक कर लिया था। खैर अब वो खुद पे खुद घर पर आ जाता है और अनीशा उसे डिनर करने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर वो पहले खाना नहीं खाता, जिसे वो मनाती है, समझाती है और एक चीज से बहुत दुखी हो जाती है कि उसकी माँ को उसके भाई की जरा भी फिक्र नहीं है और उससे जरा सा भी मतलब नहीं है। खैर थोड़ी देर के बाद अनीशा उसे सुलाने के लिए ले जाती है और वो उसे स्टोरी बुक रीड करके सुना रही थी, जिसकी कहानी एक माउस पर होती है। और कुछ लाइंस बाद कहानी बहुत ही अजीब हो जाती है कि गाँव के सभी लोग उस लेडी को घसीटकर जंगल के उस पेड़ तक लेकर गए थे जहाँ पर उन्होंने उसे खत्म कर दिया था। लेकिन उसने खत्म होते टाइम सबसे वादा किया था कि वो वापस जरूर आएगी और सबसे अपना बदला लेगी, ताकि वो लोग उनके बच्चों के खोने का दर्द झेल पाएं और उसका दर्द समझ जाएं। खैर ये कहानी अनीशा को काफी अजीब लगती है कि बच्चों की किताब में ये क्या लिखा हुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है और ये किताब नहीं बल्कि इस गांव की सच्ची घटना थी। इसी बीच हम तामा को देखते हैं जो कि अपने घर पर प्रेयर्स कर रहा होता है कि तभी घर के बाहर वही लेडी आती है और वहां पर वो अजीब तरह से रोने लगती है, सेम टाइम पर अजीब तरह से हंसती भी है। तामा उसे सीधा इग्नोर कर देता है और अगले ही पल वो उसके घर के अंदर उसके सामने आ जाती है और अभी भी वो बिल्कुल नहीं डरता। मतलब कि ये जो चीज भी घट रही थी वो चीज उसके लिए आम हो चुकी थी, जिसे वो बहुत टाइम से फेस कर रहा था। लेकिन क्यों, क्या और कैसे, ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। खैर दूसरी ओर हम अनीशा को भी प्रेयर्स करता देखते हैं, जिसे उस खाली रूफ टाइल से एक बच्चा नीचे आता दिखाई देता है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और उसे बचाने लगती है। लेकिन वो एक झटके में वापस ऊपर चला जाता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। हालांकि यहाँ पर इतना कुछ इग्नोर करना बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो जाता है, लेकिन वो इसको भी इग्नोर कर देती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नई जगह पर आकर उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे। खैर वो बाहर आती है तो रायु सिलाई मशीन पर बैठी हुई थी और नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी कि मदर फादर फाइट हिम। लेकिन ये ना तो हमें समझ आता और ना ही अनीशा को, और वो उसे रूम में लेकर जाती है और उनके जाने के बाद हम उस सिलाई मशीन को अपने आप चलता हुआ जरूर से देख पाते हैं। यानी कि शायद से रायु को यहाँ पर नींद में चलने की बीमारी थी। खैर अगले दिन जब अनीशा जागती है तो रायु आन पर गुस्सा कर रही थी, जिसने उसके डिजाइन पेपर्स बिगाड़ दिए थे। अनीशा आन को संभालती है और रायु से बात करती है, जो कि ये कहती है कि उसे आज ही ये डिजाइन हार्ड कॉपी में इन्वेस्टर्स के पास भेजने थे, जो कि आन ने खराब कर दिए और उनके पास प्रिंटर इंक भी नहीं है। जिस पर वो ये कहती है कि वो टाउन जाकर इंक ले आएगी, यहाँ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अब वो तामा के साथ जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर वही उसे जानता था और अच्छा है तो वो हेल्प भी कर सकता है। अब रास्ते में वो उन बुली बॉयज को देखती है जो कि उस पागल लेडी को परेशान कर रहे थे और वो उन लड़कों से उस लेडी को बचाकर आगे निकल जाती है। वो रास्ता भटककर जंगल के उसी पेड़ तक आ गई थी जहाँ पर मारनी को शुरुआत में लटकाया गया था और उस पेड़ से एक अजीब सी पुकार उसे सुनाई देती है। वो आगे बढ़े इससे पहले ही वो पागल लेडी आ जाती है, जिससे वो थोड़ी डर जाती है। लेकिन वो उसे उसका पर्स देने आई थी और वो उसे पकड़ लेती है, तो वो उसे स्टिक से मार देती है और अब तक तामा आकर उस पागल लेडी को समझाकर यहाँ से भेज देता है। और उस पागल लेडी का नाम असल में इरमा होता है
अनीशा उससे बात करती है और उसके घर जाती है, जहाँ पर वो उसकी माँ से भी मिलती है, जो कि उसे इरमा के बारे में बताती है कि वो पागल है क्योंकि उसे बचपन में ही वेवे गोम्बल ने किडनैप कर लिया था। अब यहाँ पर ज्यादा बात नहीं हो पाती क्योंकि उसे इंक लेने जाना था, तो वो तामा के साथ शहर से इंक लेकर आती है और घर के बाहर उसे आन बैठा मिलता है जिसे रायू ने पनिश किया था क्योंकि उसने उसके लैपटॉप से खेलकर सारा डेटा भी खराब कर दिया। अब अनीशा उसको समझाती है लेकिन वो उसे फिर भी अंदर नहीं आने देती और अनीशा खाना लगाने के लिए अंदर जाती है और पीछे हम घर के बाहर उसी लेडी को आन को देखते हुए नोटिस करते हैं। खैर अब थोड़ी देर में वो कोरियर सर्विस मैन के लिए दरवाजे पर आती है तो आन उसे बाहर नहीं दिखाई देता, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे पूरे गांव में ढूंढने लगती है जिसे इरमा मिलती है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रही थी और खाली रोए जा रही थी। खैर थोड़ी देर के बाद हम अनीशा और रायू को बादरी के घर पर देख पाते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि वेवे गोम्बल की कहानी सिर्फ एक मिथि है, उसका आन से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर वो अब वेवे गोम्बल की असली कहानी बताते हैं, जो कि आज से 47 साल पहले शुरू हुई, यानी कि 47 ईयर्स पहले। हम बादरी को देखते हैं जो कि अपनी माँ, फादर और भाई जानतरा के साथ उसी रायू वाले घर में रहता था। यहाँ पर मारनी आती है जो कि एक गरीब लेकिन अच्छी लेडी है, जो कि जूस पिलाने का छोटा मोटा काम करती थी। यहाँ पर वो बादरी के पिता को देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिसका रीजन अभी नहीं पता चलता। वो उन्हें देखकर यहाँ से निकल जाती है, हालांकि उसके बादरी और उसकी माँ से बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। अब आगे जाने पर जानतरा और उसके दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं, उसको फॉलो करते हैं और जंगलों में पकड़ भी लेते हैं, जहाँ पर जानतरा कहता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होने लगे जैसे वो उसके फादर के साथ होती है, जिसको सुनकर वो उसे थप्पड़ मार देती है और उस पर जूस की बोतल भी फेंक देती है। अब गुस्से में वो उसे पीटने लगता है और अब वो और उसके दोस्त उसे मोलेस्ट करते हैं, उसे मारते पीटते हैं और वो उसे ताना भी देता है कि वो कभी भी उसके पिता का कर्जा नहीं चुका पाएगी, क्योंकि कभी उसके परिवार ने जानतरा के पिता से कर्ज लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए थे और बदले में उसके पिता ने भी उसे मोलेस्ट किया था, जिसका दुख वो लेकर जैसे तैसे जी रही थी। एंड आई बिलीव कि इसलिए ही वो बादरी के पिता को देखकर अनकंफर्टेबल हो गई थी। एनीवेज अब इस हादसे से वो अंदर से मर सी जाती है और पूरी तरह पागल सी हो जाती है। अब यहाँ वो ऐसे ही भटकने लगती है जिसे बच्चे पागल पागल बोलकर चिढ़ाया करते, और ऐसे ही वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। एक काली रात में वो उसी पेड़ के नीचे अपने बच्चे को जन्म देती है और सेम नाइट अपनी रेज में जानतरा के एक दोस्त को काट कर खत्म भी कर देती है। अब गांव के अंदर लोग उसे अजीबोगरीब नजरों से देखते हैं और एक दिन बादरी की माँ उससे ये कहती है कि वो अपना बच्चा उन्हें दे दे, जिसको वो पालेगी, संभाल लेगी, क्योंकि वो उसका सही से ख्याल नहीं रख सकती। लेकिन वो अपना बच्चा देने से मना कर देती है और ये कहती है कि उसकी ये हालत उसके ही परिवार ने करी है। लेकिन इस बात पर उन्हें यकीन नहीं होता और अब तक सभी गांव वाले उसे घेर लेते हैं, उसे मर्डर के लिए एक्यूज करते हैं, जो कि उसने किया भी था। लेडीज उससे कहती है कि वो गंदी लेडी है और बहाने से सबके साथ गलत काम करती है। सब उसे घेर लेते हैं और बादरी की माँ की मेड उससे बच्चा छीन लेती है और बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर वो कुछ से लड़ाई करती है, किसी को मार भी देती है, लेकिन वो एक भीड़ के आगे कमजोर थी, तो सब उसे पकड़कर उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। वो लोग उसे घसीटकर जंगल ले जाने लगते हैं और उसका जुलूस निकालते हैं, और यही सीन हमने शुरुआत में देखा था। यहाँ पर बादरी की माँ को असली सच भी पता चल जाता है, जिससे वो टूट जाती है और उन्हें गिल्ट महसूस होता है। लेकिन अब तक सब मारनी को खत्म कर देते हैं। वो उसके बच्चे का ख्याल भी रखती है और वो शुरू से ही कमजोर था, तो कुछ समय बाद वो भी खत्म हो जाता है। और ये सब फोटोज रायू ने घर के एक संदूक में देखी थी। यानी कि शुरुआत में यहाँ पर जिस लेडी को देखकर वो बोल रही थी कि मुझे मेरा बच्चा दे दो, तो वो उसका ही खुद का बच्चा था। अब बादरी आगे ये बताता है कि तब से ही एक खबर फैल गई थी, या फिर एक मिथ हो गया था, कि जिन बच्चों को छोड़ दिया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, तो मारने की आत्मा आकर उन्हें ले जाती है। हालांकि कुछ कुछ वापस भी आ जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। और इरमा आखिरी थी जिसे मारनी ले गई थी, और तब से कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे नेग्लेक्ट किया जाए, जिसको चाहा ना जाए, जिसकी केयर ना करी जाए, उसे मारनी जरूर लेने आएगी। अब ये सुनकर अनीशा बहुत परेशान होकर रायू पर गुस्सा करती है कि वो आन को नहीं चाहती है। वो उस पर गुस्सा करती रहती है। वो स्पेशल चाइल्ड है, तो उसकी केयर भी स्पेशल होनी चाहिए थी, लेकिन वो बस अपने काम से मतलब रखती है, अपने बिजनेस से मतलब रखती है, जिससे वो भी गुस्से में ये कह देती है कि उसके हस्बैंड उसका ख्याल नहीं रखते, उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा, तब जाकर वो अनीशा को पाल पाएगी। अब बादरी ये कहता है कि उन्हें अभी आन को ढूंढने पर फोकस करना चाहिए, ना कि आपसी लड़ाई पर, और उसे वापस लाने का एक तरीका है जो कि काम भी कर सकता है और शायद ना भी करे। तो उन्हें पूरे गांव के साथ ड्रम थाली बजाते हुए पूरे गांव का चक्कर लगाना होगा, और वो भी 7 बार, और ऐसे ही वो मिल सकता है। शायद से कोई प्रक्रिया होगी, कोई ना कोई रिचुअल होगा।
खैर ये लोग ऐसा ही करते हैं और वो चार्म जो है वो असल में मार्नी से बचने के लिए ही लगाया जाता था, लेकिन इन लोगों ने अपने घर पर ही उसे निकाल कर जला दिया। और ये मूर्खता किसी और ने नहीं बल्कि रायू ने करी थी, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर आन के ऊपर ये लेडी यानी कि मार्नी की आत्मा बार बार नजर क्यों रख रही थी। खैर आगे जाने पर अनीशा को मार्नी दिखाई देती है और वो बेहोश हो जाती है और मार्नी की लोरी से होश में आती है। वो उसी पेड़ के पास खुद को पाती है जिसके पास मार्नी बैठी हुई थी, जिसने आन और बाकी सारे गायब हुए बच्चों को यहीं अपने पास रखा था। अब अनीशा को सच में होश आता है, जो कि एक हॉस्पिटल में होती है, और वो पिछले 3 दिन से बेहोश थी, यानी कि शायद से उसने अपने ड्रीम वॉकिंग करते हुए वो जगह देखी हो, जिसे रायू ये बताती है कि उन्हें आन नहीं मिला, जिसके लिए वो उससे माफी मांगती है। यानी कि यहाँ पर 3 दिन बीत गए लेकिन आन नहीं मिला था। अब अनीशा फिलहाल अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ती, लेकिन घंटे बीतते हैं, फिर दिन के बाद हफ्ते और हफ्तों के बाद महीने बीतने लगते हैं, लेकिन आन वापस नहीं आता। वो अक्सर उस पेड़ पर जाकर मार्नी पर अपना गुस्सा निकालती, उसे बुरा भला कहती, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। अब इसी बीच इरमा यानी कि वो पागल लेडी उसे चाम देने आती है, लेकिन वो ये कहती है कि इस घर का बच्चा जा चुका है तो उसे ये चाम नहीं चाहिए, इसका क्या करेगी वो। और वो गुस्से में उसे बुरा भला बोलकर वहां से चाम को फेंक कर चली जाती है। वो तामा से मिलने जाती है और उससे ये कहती है कि आन को वापस लाने का कोई तो तरीका होगा, क्या पता मार्नी उस पेड़ से जुड़ी हुई होगी और उसी पेड़ को ही काट दिया जाए तो शायद से वो चली जाएगी और बच्चे वापस आ जाएं, जिस पर वो उसकी परेशानी समझकर उसको संभालता है। अब वो गुस्से में उस पेड़ के पास जाती है और मार्नी पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि वो आन को वापस कर दे, बदले में वो चलेगी उसके साथ में। अब तभी वहां पर मार्नी आती है जो कि उसके पास आने लगती है, लेकिन तब तक तामा वहां पर आकर प्रेयर्स करने लगता है, जिससे कि वो वापस लौट जाती है और सेम नाइट आन घर पर वापस आ जाता है। उसके घर वापस आने से अनीशा और रायू बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन तामा को कुछ अजीब सा फील होता है। घर पर बादरी उससे ये पूछता भी है कि उसे क्या ऑड फील हो रहा है, उसने सब कुछ ठीक कर दिया, आन वापस आ चुका है और वो परिवार अब खुश है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसने मार्नी को भगा दिया, जिसके लिए उसे उस पर गर्व होना चाहिए। इनफैक्ट उसके पिता को उसके ऊपर काफी गर्व था। अब तामा उससे ये पूछता है कि जब उन्होंने पास्ट में पेड़ को काटने की कोशिश करी थी तब क्या हुआ था। तो वो ये बताते हैं कि उन्होंने ढेर सारे उस्तादों से बात करी थी जो कि प्रेयर्स कर रहे थे ताकि वो पेड़ को काटा जा पाए। वो 100 या फिर 1000 बार भी कोशिश करें, लेकिन वो पेड़ टस से मस नहीं हुआ था। उल्टा वहां पर एक्सीडेंट्स होने लगे थे जिसमें ढेर सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। उसके बाद सब उस पेड़ से ही डरने लगे और कभी किसी ने भी उस पेड़ को काटने की कोशिश भी नहीं करी, कोई उसके आसपास भी नहीं भटका। अब अगले सीन में हम अनीशा को देखते हैं जो कि रायू को यानी कि अपनी माँ को चार्म्स लगाता हुआ देखती है। यानी कि फाइनली रायू को यकीन हो गया था कि चार्म्स काम करते हैं ताकि वो मार्नी से सेफ रह पाए। अब रायू अपनी बेटी अनीशा की हेल्प मांगती है, लेकिन जैसे ही अनीशा उन चार्म्स पर हाथ लगाती है तो उसका हाथ जल जाता है, जिसको रायू अभी नोटिस नहीं करती। अब शाम को अनीशा सामान लेने मार्केट जाती है, जहाँ पर वो वही जूस जो कि मार्नी बनाया करती थी उसका सामान लेती है। उसका एक्सेंट जो होता है वो पूरी तरह से लोकल हो गया था। और अब तक शाम भी हो जाती है तो शॉपकीपर अपने बच्चे से ये कहती है कि वो घर चला जाए, नहीं तो मार्नी उसे ले जाएगी। जिस पर यहाँ पर जो अनीशा होती है वो क्रीपी तरह से हंसती है। वो घर जाने लगती है, जिसे अजान की आवाज आती है, उसे दिक्कत हो रही थी और ये चीज तामा नोटिस कर लेता है। खैर अनीशा घर आती है जहाँ पर वो आन को खाना खिलाने अपने पास बुलाती है, लेकिन तभी रायू ये कहती है कि वो उसे आज खाना खिलाएगी क्योंकि वो बहुत दिन बाद वापस आया है। लेकिन तभी अनीशा उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। अब आधी रात को रायू देखती है कि अनीशा आन के साथ खेल रही है और जब वो उसे सोने के लिए बोलती है तो अनीशा क्रीपी तरह से स्माइल करके उसे देखने लगती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रायू परेशान होकर दरवाजे पर दस्तक देती है कि तभी बाहर से अनीशा आती है और रायू अंदर देखती है तो वहाँ पर आन सोया हुआ था और वो अभी यहाँ पर बात भी घुमा देती है और रायू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये आखिर हुआ क्या ये रियल में हुआ था या फिर उसका हेलुसिनेशन था। खैर अगले दिन रायू की नींद जो होती है वो मार्नी की लोरी से खुलती है और वो उसे अपने रूम में देखती है जो कि अगले ही पल गायब हो गई थी। वो अब अनीशा के पास जाती है जो कि वही लोरी गाते हुए आन को तैयार कर रही थी और उसे अपने बेटी की तरह बुला रही होती है। रायू के आने पर वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है, लेकिन रायू जब ब्रेकफास्ट बनाने जाती है तो वो उससे ये कहती है कि वो कभी अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती। रायू को लगता है कि वो पास्ट की चीजों से नाराज है तो वो उससे माफी भी मांगती है, लेकिन अनीशा ये कहती है कि ये सब झूठ है, उसे बस खुद से मतलब है और वो अपने लिए कमाती है और उसे मर्द से डोमिनेट होना नहीं पसंद, क्योंकि उसने शुरुआत से ही अपनी माँ को उसके खुद के पिता से अब्यूज होते देखा है और इसलिए वो बाद में कभी भी अपने बच्चों को उनसे मिलने नहीं ले गई क्योंकि वो अपने पिता से नफरत करती है। ये सब सुनकर रायू परेशान हो जाती है, लेकिन अब तक अनीशा आन को लेकर बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे इरमा देखती है जो कि उसे देखते ही डर जाती है और अनीशा भी अब अजीब सी स्माइल के साथ इरमा को देखती है। अब तभी हम अनीशा की फ्रेंड पॉप को देख पाते हैं जो कि उससे मिलने गांव आती है और वो दोनों बहुत खुश थी। अब आगे जाने से पहले हम पॉप के बारे में जान लें तो वो एक पैरानॉर्मल चीजों को, गोस्ट को देख सकती है, उन्हें फील कर सकती है और एक हद तक उनसे फाइट भी कर सकती है और ये पावर उसे अपने गार्जियन से मिली है जो कि अक्सर उसके साथ रहते हैं।
और मैंने आपको अक्सर इंडोनेशियन हॉरर मूवीज के अंदर बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ उनकी गार्जियन स्पिरिट रहती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है हर एक डेंजर से। और ऐसे ही मैंने 2 इंडोनेशियन मूवीज को एक्सप्लेन किया था जिनका नाम है द कर्स्ड विलेज। उसके अंदर ऐसी ही एक स्टोरी दिखाई गई थी, ऐसी एक गार्जियन स्पिरिट दिखाई गई थी। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो उन वीडियोस को देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। और वो दोनों ही मूवीज एक दूसरे का प्रीक्वल सीक्वल है, तो जाकर दोनों को जरूर देखना। एनीवेज उसके गार्जियन ने उसे एक रेलिक भी दिया था जो कि उसे लड़ने और प्रोटेक्शन में काम करता है। और यहाँ पर आते ही एक गोस्ट उसे खत्म करने आता है जिसे वो उस रेलिक की हेल्प से खत्म कर देती है। यानी कि यहाँ पर उसकी जबरदस्त एंट्री थी। खैर अब वो घर पर अनीशा को बदला बदला सा नोटिस करती है और जब वो लोग झील पर घूमने जाते हैं तो वो उससे पूछती भी है इस बारे में, जिस पर अनीशा ये बताती है कि जब से आन वापस आया है तब से वो खुद में कुछ चेंजेस को फील कर रही है। कभी कभी उसे अपनी बॉडी खाली सी लगती है और कभी कभी वो खुद की बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाती। अब यहाँ पर आन अचानक से चिल्लाने लगता है कि उसे अपनी माँ के पास जाना है और जब अनीशा उसे संभालने लगती है तो वो उसे स्लैप तक कर देता है। अब वो लोग घर आ जाते हैं और बाहर इरमा पॉप को रोककर उसे वो चाम देते हुए ये कहती है कि इस घर में डेंजर है। और जब इरमा उसे टच करती है तो उसे दिखाई देता है जब इरमा को मारनी ले गई थी और वो सभी बच्चों को अपने बस में करने के लिए अर्ब्स खिलाकर उन्हें अपनी दुनिया में ले जाती है। और इरमा बीच में ही भाग गई थी जो कि वापस इस दुनिया में आ गई और यही रीजन था कि इरमा पागल हो गई थी। ऑब्वियस सी बात है कोई इतना कुछ देख कर आएगा जिसे रियल दुनिया और नकली दुनिया या फिर स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में पता चल जाए और यहाँ पर उसे समझ में नहीं आएगा कि असली क्या है और नकली क्या है, तो वो पागल तो हो ही जाएगा। खैर अब पॉप जो होती है वो आन के रूम में जाती है जहाँ पर वो किसी इनविजिबल एंटिटी से बात कर रहा होता है कि माँ तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई थी। और अब तक अनीशा आकर उसे संभालती है कि वो किससे बात कर रहा है, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और अगले ही पल जब दरवाजा खुलता है तो अनीशा एकदम बदली हुई थी। वो क्रीपी स्माइल के साथ सीधा पॉप को देखती है। शाम को डिनर करते टाइम वो अनीशा से बात करती है और उससे बचपन की बातें करके वो ये कंफर्म कर लेती है कि अनीशा को कुछ भी याद नहीं है क्योंकि इस शरीर में वो अकेली है ही नहीं, यानी कि अनीशा के साथ पोजेशन हुआ था। अब इसी बीच तामा और बादरी भी घर पर आते हैं जिनसे रायू बात करने लगती है और अब तक पॉप अनीशा को कन्फ्रंट करती है जो कि असल में मार्नी के द्वारा पोजेस्ड हो चुकी है। अब मार्नी हंसते हुए ये कहती है कि वो उसका सामना नहीं कर सकती और वो उस पर तभी हमला कर देती है और इन आवाजों से बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। तामा अनीशा को रोकने लगता है लेकिन वो उसे भी पीट देती है और अब फाइनली मार्नी उसके शरीर से बाहर आकर उस पर हमला करने लगती है। वो उससे काफी लड़ता है, उसे स्टैब भी करता है लेकिन वो हील हो गई थी। वो हाथ काट देता है लेकिन फिर वो नया हाथ उगा लेती है, पैर काटता है तो वो भी वापस आ जाता है और फाइनली वो उसको कमजोर करके खत्म करने ही वाली थी कि तब तक पॉप अपने रेलिक से उसे वैनिश कर देती है। वो लोग अनीशा को बिस्तर से बांध देते हैं। तामा पॉप से बात करता है उस रेलिक के बारे में जो कि एक होली और पावरफुल चीज है। वो ये बताती है कि उसके परिवार में ये कैरिस रेलिक जनरेशन से है जिसे वो बनाते थे और आगे जाकर उन्होंने उसकी हेल्प से ईविल से लड़ाई करने का काम भी जारी रखा। अब सभी लोग ये सोचते हैं कि शायद मार्नी वापस जरूर आएगी, लेकिन मार्नी कहीं गई ही नहीं थी जो कि वापस से अनीशा को पोजीशन में लेती है और सबको गलत बातें बोलती है। अब पॉप कैरिस रेलिक से उसे रोकती है लेकिन वो अनीशा की आवाज में उसे ही मैनिपुलेट करने लगती है और दूर कर देती है। वो बादरी से कहती है कि उसने उसकी हेल्प नहीं करी थी और उसका बदला अभी उसके परिवार से बाकी है। वो तामा को भी गलत गलत बातें बोलती है और रायू का हाथ बाइट कर लेती है। वो खुद को आजाद करके बादरी पर हमला करती है जिसे तामा बचाता है और अब तक रायू आन को लेकर एक रूम में छिप गई थी। अनीशा अब रूम के बाहर आकर अपना सर पीटने लगती है और तभी वहाँ पर इरमा आती है जो कि अपने चार्म्स की हेल्प से उससे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कुछ ही पलों में ओवरपावर कर देती है। अब यहाँ रायू आन को तो संभालती है लेकिन होता यह है कि मार्नी ने उसे अर्ब्स दे रखी थी जिसकी वजह से वो उससे ये कहता है कि उसे उसकी माँ चाहिए और वो उसकी माँ नहीं है। लेकिन तब तक मार्नी वहाँ पर आकर उसे दूर फेंक कर आन को अपने साथ ले जाने लगती है। अब रायू उससे रहम की भीख मांगती है कि वो अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाएगी, वो उन्हें ना ले जाए। वो मार्नी के जैसी ही है, वो बस अपने तरीके से अपने बच्चों को पालना चाहती थी और दुनिया उसे गलत समझकर सजा दे सकती है, उसके अंदर नहीं देख सकती। वो बस अपने बच्चों के आगे कमजोर नहीं दिखना चाहती। अब मार्नी उसके पास आती है, उसे प्यार से गले लगाकर कहती है कि रायो की माँ कमजोर नहीं थी, वो बस सब झेल रही थी ताकि उनके परिवार हमेशा साथ रहें और वो उसके परिवार से दूर ना हो। जिसको वो कमजोरी समझ रही है वो उसकी माँ का प्यार करने का तरीका था। वो रायू को प्यार से हक करती है और सीधा उसके पेट के आर पार अपना हाथ कर देती है। अब रायू यहाँ पर अपना दम तोड़ रही थी और वो अपनी आखिरी सांसों के साथ में मार्नी को उसके बच्चे आन को ले जाते हुए देखती है जिसके साथ ही वो खत्म हो जाती है। बाहर अब अनीशा भी मार्नी को देखकर टूट जाती है जो कि अब उसके भाई आन को साथ ले जा चुकी थी।
अब अगले सीन में हम उसे, तामा और पॉप को रायो की ग्रेव पर देखते हैं, जहाँ पर वो उनसे वादा करती है कि वो आन को वापस जरूर लेकर आएगी, वो उसे यहाँ पर मारनी के स्पेल से आजाद करेगी। अब तभी वो यहाँ पर एक और ग्रेव को नोटिस करती है तो उसको पता चलता है कि ये मारनी के बच्चे की ही ग्रेव है। और पॉप भी बताती है कि उसने इरमा को टच करके देखा था कि मारनी बच्चों को पेड़ के पास ले जाकर छुपाती है। तभी अनीशा ये कहती है कि वो इरमा उस पेड़ और ग्रेव से उन बच्चों तक पहुंच सकते हैं, यानी कि बच्चे अभी तक खत्म नहीं हुए थे, खाली वो उसकी दुनिया में गए थे, यानी कि मारनी की दुनिया में, जहां पर वो उनको अर्ब्स देकर अपने हिप्नोटिज्म में रखती है। यहाँ पर तामा भी उनका साथ देने की बात करता है क्योंकि वो भी अपने परिवार और वेवे गोम्बल के कनेक्शन की पूरी कहानी जानना चाहता है कि आखिर यहाँ पर चक्कर था क्या और आखिर मारनी ऐसी बन कैसे गई। सबसे बड़ी बात कि ऐसा कितना कर्जा लिया गया था या फिर ऐसा क्या करा गया था जिसके चलते यहाँ पर उसके साथ इतना गलत हुआ, और इसमें इरमा तो उनके साथ रहने ही वाली थी। खैर तभी हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बच्चे को उसी पेड़ के पास देखते हैं जिसके पास मारनी आती है, और हम जानते हैं कि कहानी का अंत अभी बाकी है और यहाँ पर अभी बहुत सारे बच्चे गायब होने बाकी थे। और बूम, इसी के साथ में मारनी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मारनी द स्टोरी ऑफ वेवे गोम्बल की कहानी। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर वेवे गोम्बल का मतलब होता क्या है, तो असल में ये जावानीज माइथोलॉजी यानी कि इंडोनेशियन माइथोलॉजी के अंदर एक फीमेल सुपरनैचुरल बीइंग है या फिर एक वेंजफुल गोस्ट है जो कि असल में बच्चों को ले जाती है। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज है ना वो बिल्कुल उसी तरह जैसे इंडिया के अंदर बोलते हैं ना कि सो जा यहाँ पर चुड़ैल आ जाएगी, डायन आ जाएगी और अच्छे बच्चे यहाँ पर रात में जल्दी सो जाते हैं। इसी तरह से इंडोनेशिया के अंदर बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती है ताकि बच्चे रात में घर पर ही रहें और जल्दी सो जाएं। तो मारनी यहाँ पर एक ऐसी लेडी होती है जिसका एक बच्चा होता है और उसके बच्चे को छीन लिया जाता है, जिसके बाद में उसका बच्चा भी खत्म हो जाता है जो कि काफी कमजोर था। ऑब्वियस सी बात है, खाना नहीं मिला, ठीक से रहने को नहीं मिला और उसके साथ में बहुत गलत काम भी हुए थे। तो इसी वजह से जब उसे मारा गया तो उसके बाद वो एक वेंजफुल गोस्ट बन गई, एक वेवे गोम्बल बन गई थी और उसने इस गांव के ऊपर एक श्राप डाल दिया था कि बच्चे अगर शाम में बाहर निकलेंगे तो उन्हें वेवे गोम्बल ले जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर एक बच्चा आता है आन, जो कि बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड था अपनी माँ की तरफ से, या फिर ये कहें कि उसकी माँ अपनी ही चीजों में व्यस्त थी। ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को भी पालना जरूरी होता है और पेट पालने के लिए बिजनेस भी करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, लेकिन बच्चे इन बातों को नहीं समझते। और यहाँ पर ये जो मारनी होती है उसने इसी बात का फायदा उठाया था, यानी कि वेवे गोम्बल ने, जिसके चलते वो बच्चों को अपनी दुनिया में ले जाया करती थी और वहां पर वो उनको कुछ स्पेशल हिप्नोटिज्म अर्ब्स खिलाया करती, जिससे कि बच्चों को यही लगता था कि वही उसकी माँ है और वो अपने असली माँ को भी भूल जाया करते थे। और यहाँ पर खाली इरमा थी जिसने कि वो अर्ब्स नहीं लिए थे और वो वापस बीच रास्ते से ही आ गई थी, जिसके बाद वो ऑब्वियसली पागल सी हो गई। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता था। और मूवी के अंत में हमने देखा कि अनीशा, पॉप, तामा और इरमा चारों मिलकर वेवे गोम्बल की कहानी को यानी कि मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और आन समेत बाकी सभी बच्चों को वापस लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भयानक इंडोनेशियन हॉरर मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी।